तब यह हमें 1000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लिफ्टिस को होश में आकर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो लूना माउंटेन पर कर क्या रहा है, और वो पूछने लगता है कि आखिरकार उसका दुश्मन है कहाँ। पर तभी उसे वेस्ट की डार्क बीस्ट ज़ेफ्तियर बताती है कि उसका कोई भी दुश्मन नहीं है। तब हमें यहाँ पर प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ एलिसिया क्लैन से नेथन के बारे में बात करना चाह रही होती है, पर क्लैन उसे थ्योरिस को छोड़ के कुछ ऐसा पता करने के लिए कहता है जो कि काम का हो, और सारसा और एडिसन के साथ फिर से घर की तरफ निकल जाता है, जिस वजह से एलिसिया को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। मैं क्लैन से सीक्रेट तरीके से तभी बात कर सकती थी अगर हम साथ में स्कूल से घर की तरफ वापस जाते, जो कि अगर हम डार्क ब्लड के जरिए भी बात करते तो ये क्लैन पर डिपेंड करता कि वो मुझे जवाब देता है या नहीं। पर अभी तो ये पॉसिबल ही नहीं है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इसे ह्यूमन से इंटरेस्ट कब से होने लग गया। क्या इसका कोई और गोल भी है? पर अब इन सब के बारे में सोचकर क्या फायदा है, मुझे अब खुद ही सभी चीजों का पता लगाना होगा। वैसे तो यहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा अजीब हैं। अगर मैं डार्क वेस्ट की बात छोड़ दूं तो फिर भी सभी को बताया गया है कि नेथन बेहोश हो चुका है, पर किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या सच में ये सब कुछ इतना रेयर नहीं है? तो एलिसिया कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप से नेथन के बारे में बात करने चली जाती है, पर वो लोग उसे देखकर ही वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला होता है कि एलिसिया लियोन और टीगल के साथ थी, जिस वजह से उन्हें लग रहा होता है कि एलिसिया भी सिर्फ लड़ाई करना चाहती है, और एलिसिया को यकीन नहीं आ रहा होता कि वो लोग उसे गुंडे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो एलिसिया टॉप 3 स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगती है, और उन्हें देखकर ही उसे एहसास हो जाता है कि वो लोग तो उसे कुछ नहीं बताने वाले हैं। पर तभी लियोन और टीगल उससे मिलने आ जाते हैं और उसे बात करने के लिए बाहर बुला लेते हैं। तब वो लोग बाहर चले जाते हैं, जहाँ एलिसिया उसे बाहर बुलाने का कारण पूछने लगती है। हम नेथन के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि वो आज स्कूल को छोड़कर जा रहा है। मैजिकल रिसर्च सच में बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है, जिस वजह से मैजिक को सीखकर एक विजार्ड बनना सच में बहुत स्पेशल है, और इस कंट्री में तो यहाँ की मिलिट्री मैजिक पर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर एक विजार्ड बन जाते हैं तो आप ग्रेजुएट होते ही मिलिट्री में एक रैंकिंग ऑफिसर बन सकते हैं, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे। हम लोग यहाँ पर मौज मस्ती करने नहीं आए हैं, बल्कि हम मैजिक में टॉप पर पहुँचना चाहते हैं, जिसके लिए ये एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और ये इस वजह से है क्योंकि हम एक पर्सन को लेसन सिखाना चाहते हैं। तो तुम बताओ हाइडन गर्ल, तुम भी यहाँ पर ऐसे ही सिमिलर रीजन की वजह से आई हो ना? हमें लगता है कि तुम बिना मैजिक के भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन सिर्फ एक स्टिक और किक से डार्क बीस्ट के साथ उस तरह नहीं लड़ सकता था जैसे कि तुमने लड़ा है। तो क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहती हो? हम लोग किसी भी कीमत पर ये पता लगाना चाहते हैं कि हम क्रेस्ट को कैसे हासिल कर सकते हैं, और तुम भी यहाँ पर मैजिक के सीक्रेट्स को हाइडन ले जाने आई हो, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो तुम दुश्मन की टेरिटरी में नहीं आती। ये कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ड्रेल के सीक्रेट रूम को ढूंढने ही आई हूँ। क्या सारसा और एडिसन भी यहाँ पर इस वजह से ही आए हैं? पर वो लोग तो बिल्कुल हार्मलेस लगते हैं, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं। तो आखिरकार तुम लोग मेरे लिए क्या कर सकते हो? हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक अच्छी लड़की नहीं कर सकती, और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी है जो कि सिर्फ एक अच्छी लड़की ही कर सकती है, जिस वजह से हमें एक दूसरे की जरूरत है। तो इसलिए हम दोनों ही इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके शेयर करेंगे और जल्द से जल्द आंसर तक पहुँच जाएंगे। इसकी क्या गारंटी है कि तुम इस इंफॉर्मेशन को लेकर यहाँ से भाग नहीं जाओगे? इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि हम तो बस एक दूसरे का इस्तेमाल ही कर रहे हैं। ये लोग चाहे लड़ते रहते हो, पर ये लोग झूठे नहीं हैं, और मैं भी इस अलायंस को कभी भी खत्म कर सकती हूँ, जिस वजह से ये एक बुरा आइडिया तो बिल्कुल नहीं है। तो एलिसिया इस डील के लिए मान जाती है, और उन्हें डार्क बीस्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कहती है, जिसके लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। तब यहाँ नेथन के पेरेंट्स आकर उसे ले जाते हैं, और मिलिया ये सब कुछ देख रही होती है, जिस वजह से प्रिंसिपल एल्ड्रो उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसे ये सब कुछ देख के दर्द हो रहा है, जिस वजह से मिलिया उसे बताती है कि चर्च ऑफ एड्स के जो शब्द हैं वो गॉड की मर्जी है, जिस वजह से अगर टोआ के वर्ड्स उन सभी को मैजिक को परस्यू करने के लिए कह रहे हैं तो ऐसा ही करना उनकी ड्यूटी है। पर फिर भी मिलिया को किसी पर्सन का इतना बुरा हाल होता हुआ देखना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता, पर एल्ड्रो उसे समझाता है कि ये सारी ऊपर वाले की ही मर्जी है। तब यहाँ एलिसिया बाकी स्टूडेंट से भी नेथन और डार्क बीस्ट के बारे में पूछ रही होती है, पर कोई भी उसके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता है, जिस वजह से वो सोचने लगती है कि आखिरकार वो किससे पूछे। तब वो वहाँ पर एक पत्थर पर लेट जाती है, और उसे एंशिएंट रूइंस में ऐसे टाइम बिताना अच्छा लग रहा होता है। पर तभी उसे एक ऐसा पर्सन याद आता है जो कि उसके सवालों का जवाब दे सकता है। तब यहाँ ने स्कूल के कॉरिडोर में जा रही होती है, पर तभी एलिसिया उसके पीछे आ जाती है, जिस वजह से ने को लगता है कि उसे किसी ने स्टैब कर दिया है, और जैसे वो पीछे मुड़ती है वैसे ही एलिसिया उसे बताती है कि सभी लोग उसे इग्नोर करके बुली कर रहे हैं। पर ने उसे देखकर पूरी तरह से डर जाती है। तब ने और वो एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ बेचारी ने डरते हुए एलिसिया से पूछने लगती है कि आखिरकार उसे उसकी किस चीज में मदद चाहिए, जिस वजह से एलिसिया बुलिंग का नाम लेती है। पर ने को पूरा यकीन होता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि उसे तो बुली कोई कर ही नहीं सकता है। तो एलिसिया उसे बताती है कि कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, जैसे कि नेथन को क्या हुआ है, क्रेस्ट को कैसे पाया जा सकता है, किसी ने डार्क बीस्ट को देखा है, या फिर किसी को ड्रेल के सीक्रेट रूम के बारे में पता है। तो ड्रेल के रूम के बारे में सुन के ने पूरी तरह से शॉक हो जाती है, और एलिसिया से पूछने लगती है कि क्या वो बच्चों से सच में ड्रेल के रूम के बारे में पूछ रही
थी, जिस वजह से एलिसिया उसे बताती है कि वो तो मजाक कर रही है, क्योंकि वो सबको ये नहीं बता सकती है कि असलियत में वो वहाँ पर क्या करने आई है। तने कहने लगती है कि एलिसिया को तो उसे भी सच नहीं बताना चाहिए, पर हम देखते हैं एलिसिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि ने उसकी सच्चाई जानने के बाद भी स्कूल को कुछ नहीं बताया होता है, जिस वजह से उसे पूरा यकीन होता है कि ने तीनों किंगडम की साइड में है, और क्योंकि वो स्कूल होली ग्राउंड पर है तो बायस भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, और इसी वजह से उसने ने को एक स्पाई के तौर पर वहाँ पर भेजा है। तो ने कहने लगती है कि वो कह तो सही रही है, पर एक दुश्मन होने के नाते उसे ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए, और इसी वजह से वो एलिसिया की मदद करने से भी मना कर देती है। तो अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्या तुम तब भी मेरी मदद नहीं करोगी? मुझे पता है कि बायस को क्या चाहिए, क्योंकि मैं तब वहीं थी जब वो तीनों ने बात की थी। बायस चाहता है कि हम ड्रेल की मैजिक रिसर्च को ढूंढें ताकि वो लास्ट मोमेंट पे उसे चुरा सके, और इसी वजह से वो अपनी आर्मी को भी यहाँ पर जरूर भेजेगा, और उससे हमें यहाँ पर इस वजह से भेजा है ताकि वो हमारा नाम लेके अपनी आर्मी को होली ग्राउंड पर भेज सके। और उसने ये अभी तक इस वजह से नहीं किया है क्योंकि उसे इस जगह के सीक्रेट्स के बारे में सच में नहीं पता था, जिस वजह से वो एस्लिन, हाइडन या फिर तुम्हारा वेट कर रहा है ताकि उसे सीक्रेट का पता लग सके। पर अगर बोरेट इस जगह पर हमला करेगा तो एस्लिन भी चुप नहीं बैठेगा, जिस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि एस्लिन की भी आर्मी लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है, जिस वजह से ये जगह बैटलफील्ड में कन्वर्ट तो जरूर होगी और कुछ स्टूडेंट्स मरेंगे भी। पर एक हीरो के तौर पर मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती, जिस वजह से हमारा बेस्ट ऑप्शन यही है कि हमें इस जगह के सीक्रेट को ढूंढना होगा और आर्मी के आने से पहले उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, ताकि इस जगह पर हमला करने का कोई रीजन ही ना बचे। और उसके बाद तुम भी बायस को बता सकती हो कि तुम्हें सीक्रेट मिल चुका है, और मैं भी बच्चों को बचा पाऊंगी। तने एलिसिया से पूछने लगती है कि क्या वो उसे सच में बायस को सच्चाई बताने का टाइम भी देगी, जिस वजह से एलिसिया उसे बताती है कि वो उसे टाइम जरूर देगी, और उसे जब भी कुछ पता चलेगा तो वो उसे उसके बारे में पहले बताएगी। तो एलिसिया ने को यह भी बताती है कि वो एस्लिन के ट्विंस के साथ भी काम कर रही है, पर वो उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगी, जिस पर ने भी एग्री करती है। और एलिसिया उससे इस बात का भी वादा करती है कि अगर लड़ाई होगी तो वो उसे हर्ट नहीं करेगी, जिस वजह से ने पूछने लगती है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेगी तो वो उसे हर्ट करेगी, और ने को लगने लगता है कि ये तो ब्लैकमेलिंग है, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, और वो एलिसिया से पूछने लगती है कि आखिरकार उसकी बॉडी इतनी छोटी क्यों हो गई है। तब हमें एस्लिन की कैपिटल दिखाई जाती है, जहाँ पर हम यूरियल को देखते हैं, और उसे मिगेल और मैथ्यू का लेटर आता है, जिसमें उन्होंने मैजिक एकेडमी की सिचुएशन के बारे में लिखा होता है, और स्वॉर्ड सेंट उससे पूछने लगता है कि क्या उसे एकेडमी जाना चाहिए, पर यूरियल इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि इससे चर्च के साथ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, और वो लोग बिना किसी इविल के प्रूफ के होली ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते। तो यूरियल को चर्च के हेड को लेकर चिंता होने लगती है, क्योंकि उसका अगला हेड सोलसेन एकेडमी का हेड एल्ड्रो बनने वाला होता है, जिसके बाद तो वो कभी भी सोलसेन एकेडमी नहीं जा पाएंगे, और इसीलिए वो स्वॉर्ड सेंट को 500 एनिमीज के साथ लूना माउंटेन के ऊपर हमला करने के लिए कहते हैं, ताकि वो लोग क्लिविटीज के नामौजूदगी में उस जगह पर कब्जा कर सकें। तब हमें हाइडन की कैपिटल दिखाई जाती है, जहाँ लूना रीड करना सीख रहा होता है, और उसने अपने मैजिक से ब्लॉक्स को भी हवा में उड़ा दिया होता है, जिसे देखकर नेल उसके लिए तालियां बजाने लगती है, और लूना की माँ को विश्वास नहीं हो रहा होता कि लूना इतनी कम उम्र में भी इतना ज्यादा ताकतवर है। तब हमें बताया जाता है कि जो हाइडन का थ्रोन है उनके ऊपर उस किंग का नाम लिखा जाता है, जो कि नेमिंग सेरेमनी को क्लियर करके अपने ट्रू नेम को रिसीव करते हैं, पर लूना की नेमिंग सेरेमनी अभी तक नहीं हुई होती, और इसके बावजूद भी थ्रोन के ऊपर लूना का नाम आ चुका होता है, जिस वजह से क्वीन को लगने लगता है कि ये शायद क्लैन की वजह से है। तब हम यहाँ पर फिर से सोलसेन एकेडमी देखते हैं, जहाँ पर एलिसिया ने से पूछ रही होती है कि आखिरकार एक क्रेस्ट को कैसे हासिल किया जाता है, पर ने को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता है, और वो बताने लगती है कि जब उसे क्रिस्टल मिला था उसके बाद उसकी पहले की और बाद की मेमोरीज गायब हो गई थी, जिस वजह से उसे पूरा यकीन है कि जिन भी स्टूडेंट्स को क्रेस्ट मिला है उन्हें भी कुछ भी याद नहीं है। पर ने को यह भी पता होता है कि क्रेस्ट को हासिल करने के लिए एक ट्रायल होता है, जिसमें जो बंदा चूज किया जाता है उसके लिए एक आकाशवाणी होती है, जो कि उस पर्सन को ट्रायल में गाइड करती है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हीरो की कहानी में विलेज ऑफ ओरिजिन में हुआ था। तो यहाँ सारसा, क्लैन और एडिसन अपने रूम के अंदर वापस जा रहे होते हैं, पर तभी क्लैन को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जिस वजह से वो अपने मैजिक से उस लड़की को धोखा देता है, और हम देखते हैं जैसे ही वो लड़की उनके पीछे जाती है वैसे ही हमें पता चलता है कि वो तीनों तो उस लड़की के पीछे होते हैं, और वो लड़की असल में उनकी शैडोज का पीछा कर रही होती है। तो सारसा कहने लगती है कि ये तो बिल्कुल ज़ेफथियर की तरह है, जिस वजह से क्लैन कहने लगता है कि वो भी ये कर सकते हैं, और उसने उन तीनों के आसपास एक शैडो बैरियर भी बना रखा है, जो कि बाहर के विजन को ब्लॉक करता है। तो सारसा पूछने लगती है कि आखिरकार वो लड़की उनका पीछा क्यों कर रही थी, पर क्लैन को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, और वो सारसा को गॉड स्पीकर कह के बुलाने लगता है। तो तुम्हें यह पता था मैं एक गॉड स्पीकर हूँ और ऑर्क्स की न्यू क्वीन हूँ? तो ये सुनकर एडिसन शॉक हो जाता है, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे शांत रहने के लिए कहती है, और सारसा ज़ेफथियर को वहाँ पर मैनिफेस्ट करने के लिए कहने लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर वेस्ट की डार्क बीस्ट की लॉर्ड ज़ेफथियर आ जाती है। तुमसे काफी टाइम बाद मिलके अच्छा लगा। साउथ के डार्क बीस्ट के लॉर्ड
क्लेविटिस। तुम्हारी इस बार की गोड स्पीकर तो बहुत ज्यादा छोटी है, पर तुम एक खुसट भुड़िया हो। आप अपनी बकवास बंद करो। कल चलो अब तुम्हारी बारी है। आखिर कब तक तुम इस तरह छुपते रहोगे? इसके डार्क बीस्ट के लॉर्ड राथवेल। तो एडिसन इसके लिए मना करने लगता है, पर राथवेल उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसके दिमाग से निकलकर बाहर आ जाता है। तुम एक कलेक्टिव वॉल पैरासाइट हो और मैं इसे देखकर ही ये बता सकती हूँ। वैसे मुझे अलग अलग क्रिएचर्स के ऊपर हावी होना पसंद है और ये उन्हीं में से एक है। और चाहे अभी मैं अपनी टेरिटरी से दूर हूँ, पर फिर भी मैं आराम से अपने 3 या फिर 4 हिस्सों को यहाँ पर भेज सकता हूँ। तो क्लेविटिस, आखिरकार तुम अपनी टेरिटरी से कैसे बाहर आ गई? और तुम तो कुछ ज्यादा ही छोटे हो गए हो। इसे छोड़ो और ये बताओ ज़ेवेथियर कि आखिरकार तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? नॉर्थ के डार्क बीस्ट के लॉर्ड वार्डन के बारे में मुझे पता चला है कि वो ह्यूमंस के साथ मिलकर कुछ चालें चल रहा था और उसका जो डार्क ब्लड वाला अवतार था वो इस एकेडमी में भी था, जिस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग भी यहाँ पर इसी वजह से आए हो। मुझे कुछ बुरा फील हो रहा था जिस वजह से मैं यहाँ पर आ गया। और हाँ, मैंने क्लेविटिस और हाइडन के बारे में भी सुना। तो आखिरकार हम वार्डन के साथ क्या करने वाले हैं? क्या हम उसे ढूंढ के इसके बारे में पूछेंगे? वो बात करने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, पर हम इसका पता लगा सकते हैं कि वो क्या करना चाहता था और उसके प्लान को रोक सकते हैं। ये तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है और इसके लिए हमें ये पता लगाना होगा कि आखिरकार वो किसके पीछे था। इसका शायद हीरो के लेजेंड के साथ कोई लेना देना हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो सब कुछ तो ठीक है, पर मुझे हीरो की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तो क्या तुम लोग मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? बिल्कुल, मैं पहले इसके बारे में बताने वाली थी, तो इसलिए अब मैं तुम लोगों को वो बताऊंगी जो कि तब हुआ था जब तुम्हारे पूर्वज मरे नहीं थे। हीरो की कहानी के हिसाब से उसके पहले चैप्टर का नाम द टेम्पल है, जिसमें एक कैरेक्टर के ऊपर हीरो को होश आया था और जैसे उसने लाइट को देखा उसे पता चल गया कि उसकी डेस्टिनी क्या है। दूसरा चैप्टर द विलेज ऑफ ओरिजिन है, जिसमें हीरो को ऊपर वाले की तरफ से एक आकाशवाणी मिली और वो एक ट्रायल के अंदर गया, जिस वजह से उसने अपनी पावर को जगा लिया। तीसरा चैप्टर है दी फोर्ज, जहाँ पर फ्लेम्स के अंदर स्वॉर्ड बनाई गई जिसमें गॉड की पावर थी और इसे रेगेलिया कहा गया, जो कि हीरो का अल्टीमेट वेपन था। चौथा चैप्टर हेवंस एंड अर्थ है, जिसमें हीरो ने बहुत सारे डार्क बेस्ट को मारकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई और लाशों के ऊपर खड़े होके पीक के भी परे देखा। और फाइनल चैप्टर न्यू होरिजन्स है, जिसमें हीरो ने 4 डार्क बीस्ट लॉर्ड्स को हराकर लोगों को गाइड किया और उन लोगों को मेम्ब्रेन से दूर ले जाके पूरी दुनिया को हासिल कर लिया। तो यहाँ ने भी एलिसिया को ये सारी कहानी बता दी होती है, पर उस कहानी में मैजिक का शब्द कहीं भी यूज नहीं हुआ था, जिस वजह से ने को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार सभी लोग मैजिक को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं। पर एलिसिया को पूरा यकीन होता है कि वो कहानी बिल्कुल सही है, क्योंकि हीरो के अल्टीमेट वेपन को हाइडन के अंदर ही बनाया जाता था, जिस वजह से चैप्टर 3 दी फोर्ज बिल्कुल सही है। मुझे पूरा यकीन है कि हर एक लैंड में एक ऐसी बुक है जिसमें हर एक चैप्टर की डिटेल है। जैसे कि क्लैन को बुक ऑफ टोआ मिली है, तो इसका मतलब हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग बुक है। तो अगर ड्रेल फोर्ज के पीछे नहीं बल्कि उस बुक के पीछे था, तो इसका मतलब उसे शुरू से ही बुक के बारे में पता था। तो इसका मतलब उसने दूसरी बुक को देख रखा था, और अगर वो बुक यहाँ पर है तो शायद वो चैप्टर नंबर 2 विलेज ऑफ ओरिजिन की बुक होगी। तो एलिसिया को एहसास हो जाता है कि अगर मैजिक हासिल करने से पहले ट्रायल में जाना पड़ता है तो ये पक्का चैप्टर नंबर 2 की ही बुक है, और इस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि सीक्रेट रूम क्या है, और वो क्लैन को बताने के लिए वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि क्लैन ने उसके और उसके बीच के कनेक्शन को काट दिया होता है। तो एलिसिया एक नर्सरी में जाकर देखती है कि स्कूल का टॉप 3 वाला स्टूडेंट नर्सरी में कुछ पौधों को काट रहा है, जिस वजह से वो उसके पीछे जाने लगती है, और तभी उसे एक स्नेल दिखाई देता है जिसके अंदर उसे उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही होती है। तब हम देखते हैं एल्ड्रू बुक ऑफ टोआ को बंद करता है, जिस वजह से एलिसिया उस अलग डायमेंशन में पहुंच जाती है जहाँ पर नेथन होता है, और एक मॉन्स्टर आकर उसे एक जार में कैद कर लेता है, जिसके बारे में एलिसिया को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।